हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल जिक्सना स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे बागवानी कृषि। यानी हमारा जो टॉपिक चल रहा है, अध्याय चल रहा है, वो कृषि चल रहा है। और उसके अंदर हम बात करने वाले हैं आज इस क्लास के अंदर बागवानी कृषि के बारे में। बागवानी कृषि क्या होती है? जो बाग बगीचों के अंदर जो कृषि कार्य होता है वो बागवानी कृषि होती है। उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। बागवानी कृषि या फसल, ठीक है। बागवानी कृषि या फसल सन 2018 के बाद चीन के बाद चीन के बाद भारत का अब दूसरा स्थान है। किसके अंदर? जब हम बात करेंगे बागवानी फसल की, तो बागवानी फसल के उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान आता है। और ये जो बागवानी फसलें हैं, ये भारत के अंदर जब हम बात करते हैं तो उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों फसल ऋतु में, यानी दोनों ही जलवायु के अंदर उत्पादित की जाती है। क्योंकि हम बात करते हैं शीतोष्ण, उष्ण व शीतोष्ण। उष्ण व शीतोष्ण कटिबंधीय फलों का उत्पादन करता है। याद रखना दोस्तों कि बागवानी जो फसलें हैं वो भारत के अंदर 2018 के बाद चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर रहा। और भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय जो फल है वो दोनों उत्पादन करता है। बागवानी फसलों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो अब इसके अंदर हम बात करेंगे कि कहाँ कहाँ पर कौन सा फसल या कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा फल पाया जाता है, प्रसिद्ध है। तो हम बात करेंगे पहले जो भारत के अंदर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। पहले हम बात करते हैं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में आम, दूसरा नागपुर और चेरापूंजी यानी मेघालय। संतरे, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले, उत्तर प्रदेश व बिहार की लीची, मेघालय के अनानास, आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र के अंगूर,
हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर के सेब, नाशपाती, खुबानी, अखरोट आदि विश्व भर में मांग है। एक बात देखिए आप सभी कि जो बागवानी जो फसलें हैं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के जो आम है, नागपुर, चेरापूंजी यानी मेघालय के संतरे, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले, उत्तर प्रदेश, बिहार की लीची, मेघालय के अनानास, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के अंगूर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट की विश्व भर में बहुत ज़्यादा मांग है। याद रखना इन सब की विश्व भर में बहुत ज़्यादा क्या है, मांग है। अब हम बात करते हैं भारत के अंदर सब्जियों के बारे में। तो देखना कि भारत के अंदर मटर, फूल गोभी, प्याज, बंद गोभी, भारत में मटर, फूल गोभी, प्याज, बंद गोभी आदि सब्जियों के अंदर प्रथम स्थान है, यानी प्रमुख उत्पादन किया जाता है भारत के अंदर। याद रखना। अब हम बात करेंगे अखाद्य फसलों के बारे में। तो सबसे पहले हमारे सामने आता है रबर, जो भारत के अंदर अखाद्य फसल है, खाने योग्य फसल नहीं है। कौन? रबर। रबर के बारे में हम बात करते हैं। रबर वो मध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। याद रखना कि रबर क्या है, भूमध्य रेखीय फसल क्षेत्र की फसल है। इसकी कृषि के लिए उष्ण और उपोष्ण, इसकी कृषि के लिए उष्ण व उपोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। यानी रबड़ की जो फसल है उसके लिए उष्ण और उपोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। और अधिक तापमान व नम जलवायु की आवश्यकता होती है। किसको? रबड़ को क्या होती है? नम और अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। और 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान, और इसमें क्या जरूरत होती है रबड़ की फसल के लिए? 200 सेंटीमीटर से अधिक 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। यानी 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है उद्योगों के लिए। रबड़ एक कच्चा माल है उद्योगों के लिए, जो उद्योगों में प्रयुक्त किया जाता है, उपयोग में लिया जाता है। ये भी याद रखना। इसके उत्पादक राज्यों की बात करें तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश,
अंडमान निकोबार द्वीप समूह आदि क्षेत्रों के अंदर रबड़ का उत्पादन किया जाता है। ये क्या है, रबड़ के उत्पादक राज्य हैं। अब हम बात करेंगे रेशेदार फसलें कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में। भारत के अंदर मुख्य रूप से 4 ऐसी फसलें हैं जो रेशेदार फसलें हैं, जिनसे रेशा प्राप्त किया जाता है। उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। रेशेदार फसलें, रेशेदार फसलें कौन कौन सी है, याद रखना। कपास, रेशम, जूट व सन, ये 4 भारत के अंदर प्रमुख रेशेदार फसलें हैं। तो हम पहले बात कर लेते हैं रेशम। रेशम का उत्पादन के बारे में बात करेंगे कि इसका उत्पादन किस प्रकार से होता है। तो रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त होता है। रेशम किससे होता है कि एक कीड़ा होता है, रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त होता है। कोकून से प्राप्त होता है। याद रखना कि रेशम कहाँ से प्राप्त होता है, रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त होता है। और ये जो कीड़ा है वो कहाँ पाया जाता है, मलबरी पेड़ की हरी पत्तियों में पाला जाता है। मलबरी पेड़ की हरी पत्तियों में पाला जाता है। ये भी आपको याद रखना है कि मलबरी पेड़ है उसके अंदर रेशम का कीड़ा पाला जाता है। और इसके अंदर हम बात करें तो जो रेशम उत्पादन के लिए जो रेशम कीड़े हम पालते हैं उनको हम रेशम उत्पादन कहते हैं। यानी रेशम के कीड़े को पालना क्या कहलाता है, रेशम उत्पादन कहलाता है। क्या कहलाता है कि रेशम के कीड़ों को पालना क्या कहलाता है, रेशम उत्पादन कहलाता है। एक बार फिर देखो कि रेशम हम बात करेंगे, भारत के अंदर रेशम क्या है, भारत के अंदर रेशम एक रेशेदार फसल है जो रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त किया जाता है। और ये कीड़ा है वो मलबरी के पेड़ की हरी पत्तियों के अंदर पाला जाता है। और इसके रेशम के कीड़े को पालना क्या कहलाता है, रेशम का उत्पादन कहलाता है। ठीक है, इतनी सी बात ध्यान रह जाएगी। अब हम इसके अगली बात करते हैं कपास। कपास के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा ज़्यादा है। कपास एक उष्णकटिबंधीय फसल है। याद रखना कि कपास एक उष्णकटिबंधीय फसल है। कपास एक उष्णकटिबंधीय फसल है। कपास किस प्रकार की फसल है, कटिबंधीय फसल है। ठीक है, और इसका जो मूल स्थान है, कपास का मूल स्थान कौन सा है, कपास का मूल स्थान भारत है। यानी भारत में पैदा होती है सबसे पहले जो कपास उत्पादित की गई, या इसका कपास का मूल स्थान कौन सा देश है, भारत देश है। यह आपको याद रखना है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि कपास का मूल स्थान कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, भारत। इसके उत्पादन की हम बात करें तो भारत चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है। चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। दूसरा स्थान है 2017 के अनुसार। याद रखना कि कपास के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है, चीन का। ठीक है, लगभग चीन का पहला स्थान आ रहा है और दूसरा है ब्राज़ील। ये 2 देश ऐसे हैं जहाँ पहले स्थान पर रहते हैं। कपास की फसल के लिए काली मृदा की आवश्यकता होती है, उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। काली मृदा के लिए यानी कपास के लिए काली मिट्टी या मृदा
उच्च तापमान व 210 दिन पाला रहित होना चाहिए। ठीक है, यही बात मोस्ट है। 210 दिन कपास के लिए पाला रहित होना चाहिए, यानी पालने का अभाव पाया जाना चाहिए। पाला यानी सर्दी ठंड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये एक फसल है, वो खरीफ की फसल है। कपास क्या है? कपास खरीफ की फसल है। यह भी आपको याद रखना है कि कपास किस प्रकार की फसल है। खरीफ ऋतु में बोई जाने वाली फसल है। कपास क्या है? खरीफ ऋतु में बोई जाने वाली फसल है। इसको पकने में लगभग, कपास को पकने में 6 से 8 माह का समय लगता है। एक बार फिर देख लो कि कपास होता क्या है। कि कपास एक उष्णकटिबंधीय फसल है। कपास का जो मूल स्थान है वो भारत है, और चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है कपास उत्पादन में। 2017 के अनुसार कपास के लिए काली मृदा, उच्च तापमान व 210 दिन पाला रहित होना चाहिए। यानी कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता होती है, उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, और 210 दिन पाला रहित होना चाहिए। ठीक है, कपास एक खरीफ की फसल है, और इस कपास को पकने में कम से कम 6 से 8 माह का समय लगता है। कितना समय लगता है? 6 से 8 माह का समय लगता है। और इसके हम उत्पादक राज्य की बात करें, कपास के उत्पादक राज्य के अंदर, तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये इसके क्या हैं? कपास के उत्पादक राज्य हैं। उत्पादक राज्य। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों के अंदर कपास का उत्पादन किया जाता है। बात करें जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। ठीक है, जूट को क्या कहा जाता है? सुनहरा रेशा कहा जाता है। और इसके उत्पादन के लिए जलोढ़ मृदा की आवश्यकता होती है। जलोढ़ मृदा की आवश्यकता होती है, यानी जूट का उत्पादन जलोढ़ मृदा में किया जाता है, या जलोढ़ मृदा के मैदानों में किया जाता है। ठीक है, इसके बढ़ने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, यानी जूट के बढ़ने के समय उच्च तापमान की क्या होती है? आवश्यकता होती है जूट के लिए। ठीक है, अब इसके उत्पादक राज्य की बात करें, उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम व मेघालय। आदि राज्यों के अंदर जूट का उत्पादन किया जाता है। क्या किया जाता है? जूट का उत्पादन किया जाता है। कहाँ किया जाता है? पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम और मेघालय राज्यों के अंदर। अब हम बात करते हैं, 2-3 प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनके बारे में बात करेंगे कि भारतीय कृषि के तकनीक व संस्थागत सुधार से क्या तात्पर्य होता है। तो ये इनके पाठ के मोस्ट महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे।
एक बार इन पर नजर डाल लेते हैं। प्रश्न क्या है हमारा कि भारतीय कृषि में तकनीकी और संस्थागत सुधार से। क्वेश्चन, भारतीय कृषि में तकनीकी व संस्थागत सुधार से क्या तात्पर्य है। देखो, प्रश्न समझने की कोशिश करना है कि भारतीय कृषि के अंदर तकनीकी और संस्थागत सुधार से क्या तात्पर्य है, यानी उसका क्या मतलब है कि जो तकनीक है यानी आज के आधुनिकीकरण या जो मशीन है और संस्थागत जो विभाग बनाए गए हैं उसके माध्यम से भारतीय कृषि को किस प्रकार से सुधारा जा रहा है, उसका मतलब क्या है, हम क्यों सुधार रहे हैं। ठीक है, उसका मतलब देखते हैं। देखो, मुख्य लक्ष्य था भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड व व्यक्तिगत घटना बीमा योजना शुरू की। एक बार देखो कि भारतीय कृषि में तकनीकी व संस्थागत सुधार से क्या तात्पर्य है कि भारत की देश की 60% से अधिक जनसंख्या है, वो अपना आजीविका अपना जीवन चलाने के लिए कृषि पर निर्भर है। और इस कृषि कार्य को यानी करने के लिए जो तकनीक यानी जो हम मशीन और संस्थागत समूह बनाकर कार्य कर रहे हैं उसमें सुधार लाने की बहुत ज़रूरी थी, यानी सुधार लाना बहुत आवश्यक हो गया। जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुई, जब भारत को आज़ादी मिली, तो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य जो लक्ष्य रहा वो भूमि सुधार रहा। क्या रहा? भूमि सुधार रहा। यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य लक्ष्य रहता है वो क्या रहता है कि भूमि को सुधार कर क्या किया जाए, कृषि कार्य को बेहतर बनाया जाए ताकि किसान लोग अपनी आजीविका को आसान बना ले। और इसलिए भारत सरकार ने भूमि विकास कार्यक्रम क्या करता है, शुरू किया जाता है ताकि भूमि का विकास हो और कृषि कार्य अच्छे हों। ठीक है, इसलिए भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया जाता है। किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने क्या किया था, किसान क्रेडिट कार्ड व व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना शुरू करता है ताकि किसान अपना ऋण है या अपना ब्याज है वो, यह मतलब किसान के लिए जो भी समस्या पैदा हो रही है कृषि कार्यों के लिए, उनसे क्या हो जाए, उसको छुटकारा मिल जाए।
इसलिए भारतीय कृषि के अंदर जो तकनीक है, जो व्यक्तिगत संस्था बनाई जाती है, उसमें सुधार लाना बहुत ज़रूरी था। तो प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न हमारा है, ये है कि किसान क्रेडिट कार्ड होता क्या है। अगला प्रश्न क्या है, किसान क्रेडिट कार्ड होता है कि किसान क्या करता है, भूमि सुधार के लिए बैंकों से, विभिन्न बैंकों से ऋण लेता है, यानी ताकि वो क्या कर सके, अपनी कृषि कार्य को सुधार सके। ठीक है, यानी अपने कृषि कार्य को सुधार सके। जो ऋण लिया जाता है बैंकों से, उसे किसान क्रेडिट कार्ड कहा जाता है। एक बार फिर देख लो कि किसान क्रेडिट कार्ड होता क्या है। किसान क्रेडिट कार्ड होता है कि किसान विभिन्न बैंकों से अल्पकालीन ऋण जो बैंकों से लेता है, उसको किसान क्रेडिट कार्ड कहा जाता है। जब किसान की भूमि पर अच्छी फसल होती है तो वो क्या कर देता है कि बैंक द्वारा जो लिया गया ऋण है वो आसानी से चुका देता है, उसको किसान क्रेडिट कार्ड कहा जाता है। ठीक है, अब बात आती है भूदान क्या होता है और यह कार्यक्रम किसने चलाया था, इसके बारे में हम बात करेंगे कि भूदान भूदान का मतलब होता है भूमि को दान में देना। ठीक है, और ये कार्यक्रम किसने चलाया, इसके बारे में इसमें हम बात करने वाले हैं। भूदान, देखो, भूमि को दान में देना भूदान होता है, यानी भूमि को दान में देना भूदान होता है। ये जो कार्यक्रम है विनोदा भावे ने चलाया था। भूमि भूमि को दान में देना क्या कहलाता है, भूदान कहलाता है। ये जो कार्यक्रम है वो विनोबा भावे ने चलाया था। महात्मा गांधी के लगभग सभी सत्याग्रहों में ये शामिल होता है और वो गांधी जी के पंथ पर चलने वाला एक व्यक्ति था, शांति से कार्य करने वाला। और जिन गरीबहीन व्यक्ति हैं, जिनके पास भूमि नहीं है, उनको भूमि को दान में देना भूदान होता है। ये एक ऐसा आंदोलन था जिसमें रक्तहीन, या जो बोलते हैं ना कि रक्तहीन क्रांति कहा जाता है। याद रखना कि रक्तहीन क्रांति, इस भूदान आंदोलन को भारत के अंदर एक पहला जो आंदोलन था जो रक्तहीन क्रांति था। एक प्रश्न हो रहता है कि भारत के अंदर मुख्य क्रांति कौन कौन सी हुई थी, तो एक तो हरित कृषि से संबंधित हुई थी। कृषि से संबंधित कौन सी हुई थी, हरित क्रांति। और दूसरा है दूध दूध से संबंधित थी श्वेत क्रांति। ये याद रखना। ठीक है, हरित कृषि से संबंधित है और श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। ये भारत की मुख्य क्रांतियां हैं। ठीक है, भारतीय खाद्य सुरक्षा नीति का उद्देश्य क्या था। भारतीय खाद्य सुरक्षा नीति का उद्देश्य यह था कि जो गरीब लोग हैं, जो खाने के लिए अपनी पहुंच नहीं रखते हैं, उन तक खाना पहुंचाने का क्या था, माध्यम था। या आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारतीय खाद्य नीति, ये खाद्य सुरक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य यह है कि उन लोगों तक खाना पहुंचाना। ठीक है, जो गरीब लोग हैं, खाना नहीं यानी उनके सामने नहीं पहुंचता है, उन तक खाना पहुंचाने का है। इस प्रकार से हमारा ये कृषि का जो पाठ है वो पूरा होता है। अब मिलते हैं अगले अध्याय के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।